हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आईटीआई के लिए कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। आईटीआई से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं समय पे दिए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब चलिए हम निम्मी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, निम्मी में करीब 2-2.5-300 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको उनमें से सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएं भाई। ठीक है, सिर्फ कितना सॉल्व कराएंगे? 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसी में से आपका पूरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। लेकिन जितना भी प्रश्न सॉल्व कराएंगे उसे पेशेंस के साथ आप लोग देखेंगे, तब जाके ये चीज़ हो पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेना होगा, माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए आप। देखिए, डीसी जनरेटर का काम क्या होता है भाई? ये जनरेटर है आपका और इसका काम क्या होता है? हमको डीसी सप्लाई देता है। कोई भी जनरेटर होता है वो हमें क्या करता है? सप्लाई देता है। ठीक है, हमें सप्लाई देता है। अब डीसी जनरेटर है तो हमें डीसी सप्लाई देगा। एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटर है तो हमें एसी सप्लाई देगा। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर जनरेटर के बारे में पूछा जाए, जो हमें सप्लाई दे रहा है, मतलब विद्युत ऊर्जा हमें दे रहा है, वह फ्लेमिंग के किस हैंड पे वर्क करता है, किस मतलब फ्लेमिंग के किस हाथ पे मतलब उसका कार्य किया जाता है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल यूज किया जाता है जनरेटर को। ठीक है, जनरेटर की में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज किया जाता है। किसका भाई? लिख लीजिए आप, एकदम याद कर लीजिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल किसके लिए किया जाता है भाई? ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए। अगर यहीं पे पूछा जाए, अब देखिए मोटर आ गया आपके पास। अब क्या है? आपके पास मोटर है। मोटर क्या हमें देता है भाई? हमें एक सॉफ्ट पे बल आघूर्ण देता है। मोटर का काम हम कब करते हैं? जैसे हमें चक्की में आटा या गेहूं को, ठीक है, पीसना हुआ तो हम मोटर का यूज करके उसको घुमाते हैं, तो मतलब इसका जो शाफ्ट होता है वो रोटेट करता है। तो इस शाफ्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए, शाफ्ट का डायरेक्शन मतलब इस पे कितना बल रहा है, इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, आप लिख लेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। किसका भाई? इस मोटर का डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए। जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और मोटर में इसका डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है, ये जान लीजिए। और सभी जो मोटर्स होते हैं या जनरेटर होते हैं वो फ्लेमिंग के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करते हैं। इतना आप याद करके रखिए, फ्लेमिंग के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या करते हैं भाई? कार्य करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर फील्ड का नाम बताइए। ठीक है, ये जो डीसी जनरेटर बना हुआ है, यह कौन सा भाई डीसी जनरेटर है? इसका फील्ड जो है बना हुआ है, ये किस प्रकार का फील्ड है, यह बताइए। देखिए, इस चित्र को हम देख के ये नहीं बता सकते हैं। देखिए, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसे पहला वीडियो देखिए, उसमें हम बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखिए, हम एक्सप्लेन किए हैं कि कितने प्रकार के डीसी जनरेटर होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया है बहुत भली भांति से भाई। और पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए, ये आईटीआई सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है, तो आप अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा। देखिए, अब हम इसको देख के यह नहीं बता सकते हैं भाई कि यह कौन सा जनरेटर है, मतलब कि शॉर्ट शंट है या लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं दो तरह की वाइंडिंग की गई है। यहाँ पे देखिए, एक वाइंडिंग इधर है और एक वाइंडिंग इसके जस्ट नीचे है। दो तरह की बाइंडिंग की गई है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ कंपाउंड जनरेटर है। अब ये जो कंपाउंड जनरेटर है, ये कम्यूटेटिव टाइप का है या डिफरेंशियल टाइप का, तो ये हम कैसे पता करेंगे? हम इनका डायरेक्शन, करेंट का डायरेक्शन देख के। अगर हम देखेंगे इसमें, मतलब दो तरह की वाइंडिंग की गई है, तो एक सीरीज वाइंडिंग होगी और एक शंट वाइंडिंग होगी। अब देख रहे हैं हम एक वाइंडिंग में, देखिए करंट को ऊपर से फ्लो कराया जा रहा है। देखिए, करंट का डायरेक्शन इधर है ना। ठीक है, करंट का डायरेक्शन किधर है? आप देख पा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है। ठीक है,
और यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है, इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ये करंट का डायरेक्शन एक बाइंडिंग में इधर की ओर है, ठीक, इधर की ओर, और हम देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे बाइंडिंग करंट का डायरेक्शन उल्टा है। तो यह किस टाइप का है भाई? यह है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अगर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दोनों बाइंडिंग में सेम टू सेम होता तो हम कहते हैं यह एक कम्युनिटिव कंपाउंड जनरेटर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ? तो देखिए ईएमएफ के लिए फार्मूला होता है भाई BLV साइन थीटा। क्या होता है? जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, गतिशील प्रेरित ईएमएफ होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है BLV साइन थीटा। याद कर लीजिए, साइन थीटा। ये कैसा होता है भाई? गतिशील होता है, गतिशील प्रेरित ईएमएफ होता है। और ट्रांसफार्मर में कैसा ईएमएफ होता है भाई? स्थित होता है, क्योंकि उसमें सभी पार्ट स्थित होते हैं, मूव नहीं करते हैं। जबकि जनरेटर में क्या होता है? हम कंडक्टर को घुमाते हैं, तो इस कंडक्टर में जो भी मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा होगा? गतिशील होगा, ठीक है। तो हमेशा याद कर लीजिए गतिशील ईएमएफ कौन सा होता है भाई? BLV साइन थीटा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, BLV साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे डीसी जनरेटर का भाग, ये जो भाग है इसका नाम पूछा है। तो ये जानते हैं आप क्या है? ये बॉडी है, किसी भी जनरेटर का बॉडी है, और इसको टेक्निकल भाषा में योक कहते हैं, ठीक है, योक भी कह देते हैं। और इसको भाई स्टेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटर का पार्ट, ठीक है, क्या कहते हैं? स्टेटर। स्टेटर इसे नहीं, इसके अंदर जो स्थित होता है उसे स्टेटर कहते हैं। इसे बॉडी कहेंगे और फ्रेम कहेंगे, सॉरी इसको फ्रेम भी कह देंगे आप। क्या कहेंगे? फ्रेम, ठीक, ये फ्रेम होता है। स्टेटर मतलब स्थिर पार्ट होता है, तो इसी में स्टेटर की वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं स्टेटर मतलब स्थिर पार्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल आपको सही दिख रहा है भाई, स्टेटर। अब देखिए इसमें कुछ और अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया जाए। ये जो योक होता है, ये जो बॉडी होता है, ये बड़ी मशीन में, ठीक है, लार्ज मशीन में ये किसका बनाया जाता है? आप नोट कर लेंगे। लार्ज मशीन में ये सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। किसका भाई? सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। और फिर छोटी मशीन में हम इसका किसका बनाते हैं? छोटी मशीन में कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन का यूज करते हैं। बड़ी मशीन में कास्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील, ठीक है, कास्ट स्टील बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील, और छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन का यूज किया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं सिलिकॉन स्टील भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें घबराना नहीं है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है? विच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रूस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर इन डीसी मशीन, ठीक है, डीसी मशीनों में वे कौन से बिंदु हैं जो ब्रूस संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो ब्रूस संपर्क किसके किसके बीच प्रतिरोध होता है भाई? ये कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर पे आपका ब्रूस स्थित होता है, जिससे हम सप्लाई बाहर की ओर ले लेते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर होता है। और कम्यूटेटर पे क्या होता है? ब्रूस होता है। देखिए जो ब्रूस होता है ये किसका बना होता है भाई? कार्बन का बना होता है। और ये जो कम्यूटेटर होता है जो खंडों के रूप में, इससे क्या होती है? डीसी सप्लाई हम प्राप्त करते हैं। तो कभी कभी पूछ जाता है कि जो कम्यूटेटर होता है ये किसका बनाया जाता है? तो कठोर कर्षित तांबा का या हार्ड ड्रॉन कॉपर का, इसे इंग्लिश में कहते हैं, यह बनाया जाता है। कौन सा कम्यूटेटर? ये सभी पॉइंट जो बोल रहा हूँ आप नोट कर लेंगे भाई, ठीक है। अब देखिए तो कम्यूटेटर और ब्रूस के बीच जो होता है प्रतिरोध, उसी को हम कहते हैं संपर्क प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ब्रूस और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध कौन सा होगा? ब्रूस और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वोल्टेज ड्रॉप इन इंडिकेटेड इन द प्रोपोर्शन मार्क्ड एज एक्स, किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये जो x के रूप में चिन्हित किया गया है ये क्या होता है भाई? ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक, वोल्टेज में जो गिरावट आता है उसको यहाँ से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो होता है भाग, याद कर लेंगे, ये भाग होता है आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये कौन सा है? आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप। और ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो है भाई। तो देखिए यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप क्या है? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन यहाँ पे है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए इसको हम पहले वाले पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए आर्मेचर के साथ क्या है, जो आपका ये कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या होगा यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। तो देखिए आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है तो इसे हम कहेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। क्या कहेंगे? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। क्यों कहेंगे? पहला वाले वीडियो में जाके अच्छे से देखिए आप, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं? क्यों पटलित किए जाते हैं, मतलब लेमिनेटेड किए जाते हैं? लेमिनेशन इसलिए किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है ईडी करंट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? लेमिनेटेड कर देते हैं। और हिस्टेरेसिस करंट को हटाने के लिए हम सिलिकॉन मिलाते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? सिलिकॉन मिलाते हैं। और ईडी करंट लॉस को दूर करने के लिए हम लेमिनेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे रिड्यूस कॉपर लॉस नहीं, रिड्यूस फ्रिक्शन लॉस, रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, इसको दूर करने के लिए सिलिकॉन मिलाते हैं। रिड्यूस ईडी करंट लॉस, बिल्कुल राइट होगा, रिड्यूस ईडी करंट लॉस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? चलिए देखते हैं। रिड्यूस आर्मेचर करंट, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, रन आर्मेचर विथ लेस वेट, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर। तो ये डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? रिड्यूस द आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखा जाता है? ताकि कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो। ठीक है, जो हमें जनरेटेड ईएमएफ मिले, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, वो आर्मेचर में कम से कम ड्रॉप हो। इसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत कम रेजिस्टेंस रखते हैं। तो रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर को घड़ी के ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए? देखिए डीसी जनरेटर को अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चला देंगे तो उसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वह खो जाता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व तो बना रहे, इसके लिए हमको डीसी जनरेटर को हमेशा घड़ी के ही दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज चलाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए। प्रोटेक्ट ब्रूस डैमेज नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेट, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। किसके लिए? बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। ठीक है, और बाकी ये सब ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए भाई। देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? मतलब ये घुमावदार क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों किया जाता है? तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज क्यों किया जाता है? देखिए जो पोल होते हैं, ठीक है, पोल जनरेटर में जो पोल होते हैं, इस पोल के फेस पे, जो ये पोल शू होता है इसी के फेस पे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। और यह जो जुड़ा होता है आर्मेचर के साथ सीरीज में, और इसकी जो पोलैरिटी होती है आर्मेचर के विपरीत होती है। पता है क्यों? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है उसको क्या करता है, ये कम करता है, रिड्यूस करता है। इसलिए हम इसका यूज करते हैं, किसका? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, घुमावदार क्षतिपूर्ति का यूज क्यों किया जाता है? आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए। वो भी कौन सा? आर्मेचर में जो डीमैग्नेटाइजिंग होता है उसको दूर करने के लिए। आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा, एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो डीमैग्नेटाइजिंग को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप देख लीजिए, यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं लगा पाए हैं, तो इसका ऑप्शन यही होगा, आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने लगता है, तो इसका यह कारण हो सकता है। देखिए दो कारण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है दो। या तो हो सकता है डीसी जनरेटर में जो, ठीक है, डीसी जनरेटर में क्या हो भाई, उसमें जो उसका फील्ड हो उसमें रेजिडुअल मैग्नेट ना हो, अवशिष्ट चुंबकत्व तो ना हो। या दूसरा, वह रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे चलाया जा रहा हो, तब क्या होगा, वह वोल्टेज का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो देखिए इसमें से जो भी ऑप्शन आपको मिले वह सही कर लीजिए। लूजेस ब्रूस कंटेक्ट, ये नहीं होगा भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, नो, आर्मेचर रेजिस्टेंस मोर होगा तो क्या होगा, बहुत होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन ईएमएफ जरूर उत्पन्न होगा, भले से ड्रॉप हो जाए।
फील्ड रेजिस्टेंस इज अबोव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबोव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक यह भी कारण हो सकता है, ठीक है, यह कारण भी हो सकता है कि उसका फील्ड जो रेजिस्टेंस होगा अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक हो जाएगा तो वह क्या होगा, ईएमएफ को उत्पन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक अगर रेजिस्टेंस हो गया तो उसके वाइंडिंग में क्या फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइनें नहीं बन पाएंगी। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, फ्लक्स से नहीं उत्पन्न हो पाएंगी। और देखिए ये क्या है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए प्राइम मूवर इज रन एट एबोव रेटेड स्पीड, रेटेड स्पीड से मतलब ये ऊपर ले जाएंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है, उसमें ईएमएफ बनेगा। अगर रेटेड स्पीड से कम पे चलाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। और ये वीडियो आपको शाम को 8 बजे डेली प्रोवाइड कर दी जाएगी भाई। शाम को 8 बजे क्या होती है, यह वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे शाम को 8 बजे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।